जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को इसी क्लास का इंतजार था, कैप्सूल 2 हिंदी साहित्य। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो हिंदी साहित्य की क्लास रहने वाली दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, हमारी चल रही है कैप्सूल डोज, ठीक है। तो आज हमारी कैप्सूल डोज 2 है दोस्तों। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है दोस्तों। आपका जो बोर्ड पेपर बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा दोस्तों। बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में छपने वाले हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। और इस क्लास के अंदर दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लिए हैं, और इस क्लास के अंदर रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी मैंने लिए हैं, और इस क्लास के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लिए हैं जो बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो 20 मोस्ट क्वेश्चन है, आप सब इनको याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहे हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड पेपर में छपेंगे और कक्षा 12 हिंदी साहित्य। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। इससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों, अब आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के अंदर दोस्तों मेरी ये क्लास है, आप कैप्सूल डोज अच्छे से इनको याद करते रहना। मैं रेगुलर मैं कर रहा हूं कोशिश, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कैप्सूल डोज इनको आप अच्छे से याद करते रहे। और एक 30 रुपए में आपको एक सीरीज मिलेगी। अब 30 रुपए कोई ज्यादा पैसे नहीं है, 30 रुपए में सीरीज मिलेगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301। जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना दोस्तों। ये सीरीज आपको मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैसेज मुझे कर देना। और जिन दोस्तों ने सीरीज खरीद रखी है तो वो तो सीरीज को पढ़ते रहे और ये क्लास मेरी अटेंड करते रहे, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न जो दे रखा वो ये दे रखा है कि दिशा कविता का संबंध, दिशा कविता जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो बाल मनोविज्ञान से है। प्रश्न याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे दिशा कविता का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है बाल मनोविज्ञान से दिशा कविता का प्रमुख संबंध है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपके पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको भी आप अच्छे से याद करें। उसी प्रकार से देखिएगा प्रमुख अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो ये पूछा है। क्या पूछा है? प्रश्न आपको पूछा है कि घनानंद के प्राण किसके दर्शन के लिए अटके हुए थे? घनानंद के प्राण किसके दर्शन के लिए अटके हुए थे? तो आपको याद रखना है घनानंद की जो प्रेयसी थी सुजान, ठीक है, सुजान के लिए आप लिखेंगे दोस्तों घनानंद के प्राण किसके लिए किसके दर्शन के लिए अटके हुए थे? तो सुजान के दर्शन के लिए अटके हुए थे। इसका आंसर आपको सुजान करना है, ठीक है दोस्तों, जो घनानंद की पत्नी थी। इसी प्रकार से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है आपको वो ये पूछा है। एक एक क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को याद करना आप सभी। गांधी, नेहरू और यास्मेर अराफत, यहां पर अराफत है, ठीक है, अराफत संकलित अंश हैं। गांधी, नेहरू और यास्मेर अराफत संकलित अंश हैं। किसका अंश है ये? तो आज के अतीत का। किसका अंश है दोस्तों? आज के अतीत का प्रमुख अंश है। गांधी, नेहरू और यास्मेर अराफत संकलित किसका अंश है? आज के अतीत का प्रमुख अंश है। उसी प्रकार से देखिएगा आपके सामने चौथा क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन कि रामचंद्र के घर किताबें कहां से आया करती थी? रामचंद्र जो शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल, तो उनके घर जो है वो किताबें कहां से आया करती थी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है ये भारत जीवन प्रेम से, ठीक है, भारत जीवन प्रेम से, वहां से जो है रामचंद्र जी के घर जो है प्रमुख किताबें आया करती थी। इसी प्रकार से देखो कोयया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोयया किसे कहते हैं? कोयया तो कुमुद का जो एक फूल है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कुमुद का एक फूल है। कुमुद के, या आप लिख सकते हैं दोस्तों कि कुमुद के फूल को किसको कहते हैं दोस्तों? कोयया किसे कहते हैं? कोयया। तो कुमुद के फूल को जो है कोयया कहा जाता है, याद रखना अच्छे से दोस्तों। इसी प्रकार से देखिएगा छठा क्वेश्चन, सूरदास की पोटली में, ये जितने भी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। देखो सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे? तो सूरदास की पोटली में जो है 500 रुपए थे। कितने रुपए थे दोस्तों? हाँ 500 से थोड़े 500 से ज्यादा या 500 कर देना आपको, ठीक है। वैसे ऑप्शन में दे रखा हो तो फिर आपको 500 कर देना है। देखो सूरदास की पोटली में जो है 500 रुपए थे। आगे देखो सातवां क्वेश्चन की बात करें तो वो ये है कि हाथी पाला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी पाला क्या है? तो याद रखे हाथी पाला ये एक नदी का नाम है। हाथी पाला क्या है? तो हाथी पाला जो है वो एक नदी का नाम है दोस्तों, याद रखे। आठवां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि अपना मालवा खाऊं, ठीक है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया है?
इंपॉर्टेंट है। अपना मालवा जो पाठ है, अपना मालवा खऊ उजड़ू सभ्यता पाठ, ये जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया है? तो ये लिया गया है कागज कार्य स्तंभ से। कहां से लिया गया है? कागज कार्य स्तंभ से जो है ये पाठ लिया गया है। तो ये थे हमारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रमुख 8 क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी इनको अच्छे से याद करें। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखो प्रमुख 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते थे? तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है, देखिएगा, पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते थे? तो ये साक्षात्कार के जरिए। किसके जरिए? साक्षात्कार के जरिए, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू भी कर सकते हैं, इंटरव्यू या साक्षात्कार के जरिए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? तो देखो इसका प्रमुख जो बुनियादी फर्क है वो तकनीकी शब्दावली का है। किसका प्रमुख फर्क है? तकनीकी शब्दावली का प्रमुख इसमें फर्क है। अब देखो आपके सामने है 11वां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कविता का अनिवार्य तत्व क्या होता है? कविता का अनिवार्य तत्व क्या होता है? तो कविता का जो अनिवार्य तत्व है दोस्तों, ये होता है छंद। क्या होता है? छंद, जिसे हम कविता का आंतरिक लय भी कहते हैं। कविता का आंतरिक लय भी कहते हैं। तो कविता का अनिवार्य तत्व जो होता है वो छंद होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे मित्रों? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप सभी याद रखना। एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार, एक तो हो गया आपके सामने पूर्णकालिक पत्रकार, और दूसरा पत्रकार हो गया अंशकालिक। ठीक है, अंशकालिक, पूर्णकालिक, अंशकालिक, और तीसरा प्रमुख प्रकार है वो है फ्रीलांसर। याद रखें, फ्रीलांसर। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो पत्रकार के जो है 3 प्रकार हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये आप अच्छे से याद करना दोस्तों। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखते हैं आगे प्रमुख अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन पूछा है रिक्त स्थान वाला। ये जो हमने क्वेश्चन देखे 12 क्वेश्चन, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएंगे वस्तुनिष्ठ में। अब ये है 13वां क्वेश्चन जो रिक्त स्थान में पूछा जाएगा। तो देखो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, आपको खाली स्थान को भरना है, जिसमें यहां पर देखेंगे तो दोस्तों देखिएगा यहां पर क्या दे रखा है कि खाली स्थान यहां पर मैंने पहले भर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचत हो। खालिस्तान गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता से है। किस गुण का संबंध जो है अंतःकरण की द्रवणशीलता से है? तो यहां पर जो माधुरी गुण है, माधुरी गुण का संबंध जो है अंतःकरण की द्रवणशीलता से है। ठीक है, याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से बात करते हैं, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन। काव्य में जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है, ठीक है, अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होता है, तो वहां पर खालिस्तान दोष होता है। तो वहां पर कौन सा दोष होता है? च्युति। देखिएगा, च्युति संस्कृति दोष। याद रखें आप सभी, यहाँ पर च्युति संस्कृति दोष होता है। कौन सा दोष होता है? च्युति संस्कृति दोष। याद रखें कि काव्य में जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है, तो वहां पर च्युत, यहां पर लिखेंगे दोस्तों च्युत। ठीक है, च्युत संस्कृति दोष होता है। तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा देखिएगा, दोहवा और रोला। क्या है दोस्तों आपके सामने? दोहवा और रोला। दोहवा और रोला छंद के योग से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है? वो बनता है कुंडलिया छंद। याद रखें दोस्तों कि दोहवा और रोला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया छंद बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से देखो, गणों की संख्या खालिस्तान है। अब मैंने जो आपको कैप्सूल डोज फर्स्ट थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए। गणों की संख्या होती है 8। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब कौन कौन से गण हैं तो देख लीजिएगा। आपने कहा उसमें क्लास में कमेंट भी किया कि 7 गण ही बताए, चलो ये 8 गण हो गए वापस। ठीक है, एक तो है यमन दोस्तों, यमन, मगण, तगण, रगण, झगण, और दोस्तों उठ गई वापस, देखिएगा ये कहाँ चला गया? यमन, मगण, तगण, रगण, झगण, भगण, नगण, सगण। हाँ दोस्तों, ये गण हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर इनके पहले अक्षर लिख दिए, बाकी प्लस में लगा दो गण। आप याद रखें, यमन, मगण, तगण, रगण, झगण, भगण, नगण, सगण। ये 8 गण होते हैं दोस्तों। यमन, मगण, तगण, रगण, झगण, भगण, नगण, सगण। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। याद रखें। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है कि काव्य में जहां कारण के होते हुए भी
ठीक है, काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो वहां पर खालिस्तान अलंकार होता है। अगर काव्य दे रखा है, ठीक है, और उसमें कारण भी दे रखा है, साथ में कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो वहां पर अलंकार होगा कौन सा? विशेषोक्ति, ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार होगा दोस्तों, याद रखे, विशेषोक्ति अलंकार। अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि देखिएगा, अगर काव्य में बिना कारण के कार्य होता है, अगर क्वेश्चन में बिना कारण के अगर कार्य होता है तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है विभावना अलंकार। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि देखिएगा, विशेषोक्ति अलंकार कब होता है, विभावना अलंकार कब होता है? तो याद रखें, काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, ठीक है, कार्य ना हो तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। जहां दोस्तों बिना कारण के कार्य हो, कारण भी नहीं दे रखा और कार्य हो, तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, और ये हैं प्रमुख रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इनको याद करना। अब देखते हैं आगे, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो प्रमुख 14वां क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक में भी आ सकते हैं ये प्रश्न। देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछा आपको, 14 प्रश्न पूछा है कि आकाश बदल कर बना मही, आकाश बदल कर बना मही, पंक्तियों का क्या अभिप्राय है? पंक्तियों का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर लिखेंगे, आकाश बदल कर बना मही, पंक्तियों का क्या अभिप्राय है। देखिएगा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ये जो पंक्तियां आपके सामने आई हैं ये किस चैप्टर से आई है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जगत चैप्टर है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर आकाश बदलकर बना मई पंक्तियों का प्रमुख अभिप्राय ये है, इसमें कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, निराला जी। तो निराला कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को सरोज कौन थी? सरोज उनकी पुत्री थी, ठीक है। सरोज के नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा, ठीक है, अपनी पुत्री को देखा तो ऐसा लगा कि उसकी पत्नी का जो रूप सौंदर्य था वही अपनी पुत्री में प्रकट हो रहा है। ये उत्तर आपको लिखना है। आकाश बदलकर बना मई पंक्तियों का अभिप्राय क्या है? तो कवि को सरोज के नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा है, ठीक है, अपनी पुत्री को देखा है, ऐसा लगा कि उसकी पत्नी का जो रूप है, रूप सौंदर्य था, वही अपनी पुत्री में प्रकट हो रहा है। तो ये इसका उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, याद रखें। तो ये 14वां क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखो, ये 15वां क्वेश्चन दोस्तों, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? बसंत आया कविता में कवि की मुख्य चिंता क्या है? तो इसमें जो है कवि की चिंता यह है दोस्तों, आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध, मतलब नाता, जुड़ाव जो है वो टूट रहा है। ये इसका उत्तर आपको लिखना है दोस्तों कि बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो कविता की चिंता, इसमें कवि की जो चिंता वो ये है कि आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध, नाता जो है जुड़ाव टूट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16वां। ये सब प्रश्न आपको अच्छे से याद करने दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, ये सब प्रश्न अच्छे से याद करना। देखो 16वां क्वेश्चन पूछा है कि बालक बच गया, कहानी का आशय स्पष्ट करें। बालक बच गया, तो इसमें आपको ये याद रखना दोस्तों, इसमें क्या कहानी का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर में आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बालक बच गया कहानी का मूल प्रतिपाद्य है कि शिक्षा ग्रहण करने की उम्र का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और शिक्षा बालक या व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए ही जरूरी है, ठीक है। अगर मानसिक विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा केवल रहने के लिए नहीं, बालक की सहज प्रवृत्तियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है या दी जाती है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आपको लिखना है कि बालक बच गया कहानी का आशय स्पष्ट करे। तो इसमें जो है शिक्षा की बात होती है, और शिक्षा जो है सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं दी जा रही है तो बालक का जो है मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मोस्ट क्वेश्चन है वही मैंने सेलेक्ट किए हैं, आप इनको याद करें। अब देखते हैं प्रमुख आगे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि तोड़ो कविता। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो किस चैप्टर से लिया है। आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये आपका चैप्टर है रघुवीर शाही, ठीक है, रघुवीर शाही से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो इसमें रघुवीर शाही जी क्या बताते हैं तोड़ो कविता के माध्यम से? तोड़ो कविता का मूल प्रतिपाद्य, देखो तोड़ो कविता उद्बोधनपरक है। इसका प्रतिपाद्य यह है
कि बंजर एवं उबड़ खबड़ जमीन को, ठीक है, बंजर एवं उबड़ खबड़ जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, जो उबड़ खबड़ जमीन है या फिर पहाड़ी जमीन है तो उसको जो है उपजाऊ जमीन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, वो प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों मन में भी, ठीक है, अपने मन में व्याप्त ऊब, ठीक है, खीज और बाधक तत्वों को तोड़कर उसे नवीन सृजन, ठीक है, सृजन मतलब निर्माण, नवीन या एक नया रूप देना, नवीन सर्जन के योग्य बनाना जरूरी है। तो इसमें ये इसका मूल प्रतिपाद्य है तोड़ो कविता का। ठीक है, तो इसमें देखो जो उबड़ खबड़ जमीन होती है उसको किस प्रकार जो है उपजाऊ जमीन में बदला जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो है दिमाग में भी, ठीक है, हमारे मन में भी ऊब और खीज और बाधक तत्वों को तोड़कर उसे नवीन सर्जन के योग्य बनाना पड़ता है। ठीक है, बनाना जरूरी है। तो इसमें यही दोस्तों इसमें प्रमुख संदेश दिया गया है तोड़ो कविता के माध्यम से। तो ये आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न भी मोस्ट है, याद करें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से देखो 18वां क्वेश्चन ध्यान रखेगा। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो आपको पता चल गया होगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, कौन सा? जयशंकर प्रसाद, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? तो कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली इसलिए कहा है कि आशा जो है, आशा असंभव बात की भी बनी रहती है। ठीक है, जो बात संभव नहीं है उसकी भी ये बनी रहती है आशा। ठीक है, आशा मतलब एक तरीके से उम्मीद बनी रहती है। देवसेना को उम्मीद थी, यानी आशा थी कि स्कंदगुप्त उसे मिलेगा, और जब वे मिला तो देवसेना ने उसके अनुनय विनय को ठुकरा दिया। ठीक है, यानी पहले तो दोस्तों यानी जो देवसेना थी वो चाह रही थी कि देवसेना जो है ये जो यहाँ पर स्कंदगुप्त जो है वो उससे आकर मिले। ठीक है, यानी देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त को चाह रही थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना को नहीं चाह रहा था। स्कंदगुप्त जो है फिर बाद में ये किसी और को चाह रहा था तो उसने धोखा दिया, फिर ये वापस देवसेना के पास आया। तो दोस्तों तो उस समय जो है ये जो यहाँ पर देवसेना ने जो है अज्ञात यानी विवाह न रखने का ऐसा व्रत ले चुकी थी। तो देवसेना ने उसके अनुनय विनय को ठुकरा दिया, इसलिए कवि ने जो है आशा को बावली कहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका उत्तर आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। अब देखते हैं प्रमुख नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन पूछा है कि बिस्कोर की माटी, जो पाठ है आपका बिस्कोर की माटी, इस पाठ का प्रतिपद स्पष्ट करें। ठीक है, जो बिस्कोर की माटी पाठ है दोस्तों, ये आप इसके कवि है विश्वनाथ। कौन है? विश्वनाथ जी। तो बिस्कोर की माटी पाठ का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रकृति के साथ मानव संबंधों की पड़ताल करना है। ठीक है, ये यानी मानव का प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ाव है, किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, जीवन की स्थितियां ऋतु परिवर्तन के साथ कैसे बदलती हैं और गांवों के लोग प्राकृतिक प्रकोपों का सामना किस तरह करते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं तथा प्रकृति से किस तरह अपना अटूट प्रेम संबंध रखते हैं इत्यादि की व्यंजना करना इसका मूल भाव है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखें जो बिस्कोर की माटी जो पाठ है इसका मूल प्रतिपाद्य ये है कि मानव का जो है दोस्तों प्रकृति से किस तरीके से जुड़ाव है, किस तरीके से संबंध है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं प्रमुख नेक्स्ट आपके सामने 20वां क्वेश्चन है आपके सामने देखेगा बरहा। एक हमने दोस्तों शुरुआत में देखा था वो क्वेश्चन, एक यहाँ पर है बरहा किसे कहते हैं। देखिएगा शुरुआत में जो क्वेश्चन हमने देखा था वो ये देखा था, अभी आपके सामने आया था कोया किसे कहते हैं, कोया। ठीक है, इसी चैप्टर से कोया हमने कहा कोया किसे कहते हैं, कोया। तो कोया जो है वो कुमुद के फूल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुमुद के फूल को। किसे कहते हैं? कुमुद के फूल को। उसी प्रकार से यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आया है बरहा किसे कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपके सीरीज में भी मिल जाएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन है जो सीरीज में से भी मैंने बनाए हैं। तो देखिएगा उत्तर आपको लिखना है कि खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरहा। तो ये क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। यहां मत बताइएगा, लाइव चैट में आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखिएगा बारहमासा जो है बारहमासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया है?
चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, रतन सेन, जायसी और उनकी प्रेमियों का या नागमती का। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से एक कोई आंसर होगा, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कैप्सूल डोज 2, ठीक है, सेकंड कैप्सूल डोज थी, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपके सामने कैप्सूल डोज 3rd लाई जाएगी। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगर आपको सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, 30 रुपए में सीरीज मिलेगी दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में। समय हमारे पास कम है तो सीरीज को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों सीरीज में से भी बहुत से क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।